सिद्धेश्वरी जी बड़बड़ाए जा रही थीं। जितनी तेजी से वे माथे पर हाथ फेर रही थीं, उतनी ही तेजी से उनकी जबान भी चल रही थी। नहीं, अब मैं एक क्षण भी इस घर में नहीं रहूंगी। इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगी। हद होती है किसी बात की। 2 टके के मालिक की भी इतनी हिम्मत कि हमसे मुंहजोरी करे। समझ क्या रखा है? अब हम लौटकर इस देहरी पर कभी आएंगे भी नहीं। रामानंद जी, सिद्धेश्वरी जी के पति, वहीं आराम कुर्सी पर बैठे उनका बड़बड़ाना सुन रहे थे। आखिरकार वे बोले, एक तो समस्या जैसी समस्या कोई बात नहीं, उस पर तुम्हारा यह बर्ताव। कैसे काम चलेगा सिद्धेश्वरी? बोलो। कुल इतनी सी ही बात है ना कि हरिया माली ने तुम्हें गुलाब का फूल तोड़ने नहीं दिया, गेंदे या मोतिया का फूल तोड़ लेती तो। ये छोटी छोटी बातें हैं, तुम्हें इन सब के साथ समझौता करना चाहिए। सिद्धेश्वरी जी पति को एकटक निहार रही थी। मन उलझा हुआ था। जो बातें उनके लिए बहुत बड़ी होती हैं, रामानंद जी के पास जाकर वही बात छोटी हो जाती है। क्रोध से उबलते हुए वे बोली, एक गुलाब से क्या जाता? याद है लखनऊ में कितना बड़ा बगीचा था हम लोगों का? सुबह सैर से लौटकर हर सिंगार और चमेली के फूल चुनकर हम डोलची में सजाकर रख लिया करते थे। पर यह माली इस तरह अकड़ रहा था जैसे हमने कभी फूल देखे ही ना हो। बेचारा हरिया माली कोने में खड़ा गिड़गिड़ा रहा था। घर के दूसरे लोग भी डरे सहमे खड़े थे। अपनी तरफ से सभी ने सिद्धेश्वरी जी को मनाने की कोशिश की, किंतु व्यर्थ। सिद्धेश्वरी जी टस से मस नहीं हुई। जो कह दिया सो कह दिया। मेरी बात पत्थर की लकीर है, अब इसे कोई भी नहीं मिटा सकता। समझ गए ना? यह सिद्धेश्वरी जी टूट जाएंगी पर झुकेंगी नहीं। घर वाले उनकी धमकियों के आदी थे। उनकी बातचीत का तरीका ही ऐसा है। बात बात पर कसम खा लेना, बिना बात के ही ताल ठोकना आदि। पहले ये बातें उनके अपने घर में होती थीं। अपना घर यानी सरकार द्वारा मिला हुआ बंगला। सिद्धेश्वरी जी गरजती बरसती फिर सामान्य हो जाती। घर छोड़कर जाने की नौबत कभी नहीं आई। हर बात में दखल रखना वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती थीं। सो वे दूसरों को घर से निकाल जाने को अक्सर कहती, पर स्वयं पर यह बात कभी लागू नहीं होने देती थीं। आखिरकार वे उस घर की मालकिन जो थीं। आज परिस्थिति दूसरी थी। यह घर उनके बेटे समीर का था। बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत सीनियर एग्जीक्यूटिव, राजधानी में अत्यधिक सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा हुआ टेरेसा पैलेस फ्लैट। बेटे के अत्यधिक आज्ञाकारी होने के बावजूद वह उसके घर को कभी अपना नहीं समझ पाई, क्योंकि वे उन महिलाओं में से थीं जो बेटे का विवाह होने के साथ ही उसे पराया समझने लगती हैं। अपनी हम उम्र औरतों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए वे जब भी समीर और शालिनी से बात करती तो ताने या उलटवासी के रूप में, बात बात में दोहों और मुहावरों का प्रयोग, भले ही मूल रूप के बजाय अपभ्रंश के रूप में, सिद्धेश्वरी जी करती अवश्य थीं, क्योंकि उनका मानना था कि अतिशय लाड प्यार जतलाने से बहू बेटी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। विवाह से पहले समीर उनकी आंखों का तारा था। उसने उनका पहला मन मुटाव तब हुआ जब उसने विजातीय शालिनी से विवाह करने की अनुमति मांगी थी। रामानंद जी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते थे। बेटे की खुशी को ध्यान में रखकर उन्होंने तुरंत हामी भर दी थी शादी के लिए। पत्नी को भी उन्होंने समझाया था, शालिनी सुंदर है, अच्छे खानदान से है, पर सिद्धेश्वरी जी अड़ी रहीं। इसके पीछे उन्हें अपने भोले भाले बेटे का दिमाग कम, MBA शालिनी की सोच अधिक नजर आई थी। बेटे के सीनियर एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद उन्हें उसके लिए डॉक्टर या इंजीनियर लड़की के बजाय मात्र इंटर पास साधारण सी कन्या की तलाश थी, जो हर वक्त उनकी सेवा में तत्पर रहे और घर की परंपरा को भी आगे कायम रखे। रामानंद जी लाख समझाते रहे कि ब्याह समीर को करना है। अगर उसने अपनी पसंद से शालिनी को चुना है तो हम क्यों बुरा माने। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को समझते भी हैं। सो वे अच्छी तरह से निभा लेंगे। पर सिद्धेश्वरी जी के मन में बेटे का अपनी मनमर्जी से विवाह करने का कांटा हमेशा चुभता रहा। उन्हें ऐसा लगता जैसे शालिनी के साथ विवाह करके समीर ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया। खैर, किसी तरह से निभ रही थी और अच्छी ही निभ रही थी। रामानंद जी सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियंता थे। हर 3 साल में उनका तबादला होता रहता था। इसी बहाने वे भी उत्तर प्रदेश के कई छोटे बड़े शहर घूमी थीं। बड़े बड़े बंगलों का सुख भी खूब लूटा। नौकर चपरासी सलाम ठोकते। समीर और शालिनी दिल्ली में रहते थे। कभी कभार ही अनजाने आना जाना हो पाता था।
जितने दिन रहते हंसते खेलते खिलाते समय निकल जाता। स्वाति और अनिरुद्ध के जन्म के बाद तो जीवन में नए रंग भरने लगे थे। उनकी धमा चौकड़ियां और खिलखिलाहटों में दिन रात कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता था। देखते ही देखते रामानंद जी की रिटायरमेंट की भी उम्र आ पहुंची। लखनऊ में रिटायरमेंट से पहले उन्होंने अनूप शहर चलकर रहने का प्रस्ताव सिद्धेश्वरी जी के सामने रखा तो वे नाराज हो गई। बोली, हम नहीं रहेंगे वहाँ की खिचपिच में। तो फिर? रामानंद जी ने पूछा। इसलिए ना हम आपसे कह रहे थे कि एक छोटा सा मकान बुढ़ापे के लिए बनवा लीजिए, पर आपने हमेशा मेरी बातों को हवा में उछाल दिया। रामानंद जी मायूस हो गए। सिद्धेश्वरी, तुम तो जानती हो सरकारी नौकरी में कितना पैसा हाथ में मिलता है। घूस मैंने कभी ली नहीं। मुट्ठी भर तनख्वाह में से क्या खाता क्या बचाता। बाबूजी की बचपन में ही मृत्यु हो गई। भाई बहनों के दायित्व निभाए तब तक समीर और नेहा बड़े हो गए थे। एक ही समय में दोनों बच्चों को इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री दिलवाना आसान तो नहीं था। उसके बाद जो बचा वह शादियों में खर्च हो गया। यह अच्छी बात है कि दोनों बच्चे सुखी संपन्न हैं। यह कहते हुए रामानंद जी भावुक हो उठे। रिटायरमेंट के बाद रहने का समस्या जैसी की तैसी बनी रही। इस समस्या का निवारण कैसे होता? फिलहाल दौड़ भागकर रामानंद जी ने सरकारी बंगले में ही 6 महीने रहने की अनुमति हासिल कर ली। कुछ दिनों के लिए तो समस्या सुलझ गई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट रेट पर बंगले में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था। सो लखनऊ के गोमती नगर में 2 कमरों का मकान उन्होंने किराए पर ले लिया। जब भी मौका मिलता समीर आकर मिल जाता। शालिनी नहीं आ पाती थी। बच्चे बड़े हो रहे थे। स्वाति ने इंटर पास करके डॉक्टरी में दाखिला ले लिया था। अनिरुद्ध ने 10वीं प्रवेश लिया था। बच्चों के बड़े होने के साथ साथ दादा दादी की भी उम्र हो गई थी। बुढ़ापे में कई तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं। यह सोचकर इस बार जब शमीर और शालिनी लखनऊ आए तो आग्रह सहित उन्हें अपने साथ रहने के लिए लिवा ले गए। सिद्धेश्वरी जी ने इस बार भी ना नुक्कुर तो बहुत देरी की, पर समीर जिद पर अड़ गया। बोला, बुढ़ापे में आप दोनों को अकेले रहना ठीक नहीं और बार बार हमारा आना भी उतनी ही दूर से संभव नहीं। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान अलग से होता है। सिद्धेश्वरी जी को मन मारकर हामी भरनी पड़ी। अपनी गृहस्थी 3-5 कर यहाँ तो आ गई, पर बेटे बहू की गृहस्थी में तारतम्य बैठाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बेटा बहू उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे, उन्हें शिकायत का मौका नहीं देते थे। फिर भी जब मौका मिलता सिद्धेश्वरी जी रामानंद जी को उलाहना देने से बाज नहीं आती थी। अपना मकान होता तो बहू बेटे के साथ रहने की समस्या तो नहीं आती। अपनी सुविधा से धन बनवाते और रहते। यहाँ परे हैं दूसरों की गृहस्थी में नहीं, अपने बेटे बहू के साथ रह रहे सिद्धेश्वरी। वे हंसकर कहते हैं, तुम नहीं समझोगे। सिद्धेश्वरी टेढ़ा सा मुंह पिचकाकर उठ खड़ी होती। उन्हें बात बात पे हस्तक्षेप करने की आदत थी। मसलन स्वाति कोएड में क्यों पढ़ती है, स्कूटर क्यों चलाकर कॉलेज जाती है, शाम ढलते ही क्यों नहीं लौट आती, देर रात तक लड़के लड़कियों के साथ बैठकर कंप्यूटर पर काम क्यों करती है, लड़कियों के साथ तो फिर भी ठीक है, लड़कों के साथ क्यों बैठी रहती है। उन्होंने कहीं सुना था कि कंप्यूटर अच्छी चीज़ नहीं है। वे अनिरुद्ध को उनके बीच में जाकर बैठने के लिए कहती कि कम से कम पता तो चले कि वह क्या कर रहा है। तो अनिरुद्ध बिदक जाता। उधर स्वाति को भी बुरा लगता। ऐसा लगता जैसे दादी उसके ऊपर पहरा बिठा रही हों। इतना ही नहीं, वह जीन्स टॉप क्यों पहनती है, साड़ी क्यों नहीं पहनती, रसोई में काम क्यों नहीं करती आदि। धीरे धीरे स्वाति ने उनसे बात करना कम कर दिया। वह उनसे दूर ही चिटकी रही। वे कुछ कहती तो उनकी बातें एक कान से सुनती, दूसरे कान से निकाल देती। पोती के बाद उनका विरोध अपनी बहू से भी था। उसे सीधे सीधे टोकने के बजाय रामानंद जी से कहती, बहुत सिर पर चढ़ा रखा है बहू ने स्वाति को। मुझे तो डर है कहीं उसकी वजह से इन दोनों की नाक न कट जाए। रामानंद जी चुपचाप पीतल के शोपीस चमकाते रहते। सिद्धेश्वरी का भाषण निरंतर जारी रहता। बहू खुद भी तो सारा दिन घर से बाहर रहती है, तभी तो न घर संभाल पाती है न बच्चे। कहाँ नौकरों के भरोसे ही गृहस्थी चलती है। बहू की नौकरी ही ऐसी है, दिन में 2 घंटे उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। अब काम चाहे 2 घंटे का हो या 4 घंटे का, आवाजाही में समय तो निकल ही जाता है। जरूरत क्या है नौकरी करने की, समीर अच्छा तो कमाता है। अब इस उम्र में बहू मनकों की माला तो फेरने से रही। पढ़ी लिखी है, अपनी प्रतिभा सिद्ध करने का अवसर मिलता है तो क्यों न करे। रामानंद जी बोले, अच्छा पैसा कमाती है तो समीर को भी सहारा मिलता है। यह तो हमारे लिए गौरव की बात है।
इधर रामानंद जी ने अपने आप को सबके अनुसार ढाल लिया था। मजे से पोता पोती के साथ बैठकर कार्टून फिल्में देखते, उनके लिए पिज्जा तैयार कर देते, बच्चों के साथ बैठकर पॉप म्यूजिक सुनते। पास पड़ोस के लोगों से भी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब भी मन करता उनके साथ ताश या शतरंज की बाजी खेल लेते थे। बहू के साथ भी उनकी खूब पड़ती थी। रामानंद जी के आने से वह पूरी तरह निश्चिंत हो गई थी। अनिरुद्ध को नियमित रूप से भौतिकी और रसायन शास्त्र रामानंद जी भी पढ़ा देते थे। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी उन्होंने ही तैयार करवाई। बच्चों को छोड़कर शालिनी पति के साथ एक आध दिन दौरे पर भी चली जाती थी। रामानंद जी को तो कोई असुविधा नहीं होती, पर सिद्धेश्वरी जी जल भुन जाती थी। झल्लाकर कहती, बहू को आपने बहुत छूट दे रखी है। रामानंद जी चुप रहते तो वे और चिढ़ जाती। अपने दिन याद हैं, अम्मा जब गांव में आती थी तो हम दोनों का घूमना फिरना तो दूर, साड़ी पर का पल्ला भी जरा सा सिर से सरकता तो वे रूठ जाती थी। अपने दिन नहीं भूला हूँ मैं, तभी तो बेटे बहू का मन समझता हूँ। क्या समझते हो जी? यही कि अभी इनके घूमने फिरने के दिन है, घूम ले, और फिर बहू हमारे लिए पूरी व्यवस्था करके जाती है। फिर क्या परेशानी है तुम्हें? परेशानी तुम्हें नहीं, मुझे है। बुढ़ापे में घर संभालना पड़ता है। जरा सोचो, बहू तुम्हारे पर विश्वास करती है, इसलिए तो तुम्हारे भरोसे घर छोड़कर जाती है। सिद्धेश्वरी जी को कोई जवाब नहीं सोचता था। उन्हें लगता पति समेत सभी उनके खिलाफ हैं। दरअसल वे दिल की इतनी बुरी नहीं है, बस अपने वर्चस्व को हमेशा बरकरार रखने की, अपना महत्व जतलाने की आदत से मजबूर थी। उनकी मर्जी के बिना घर का पत्ता तक नहीं हिलता था। यहाँ तक कि रामानंद जी ने भी कभी उनसे ऊ तक नहीं बात की। बेटे के यहाँ आकर उन्होंने देखा सभी अपनी अपनी दुनिया में मग्न है, तो उन्हें थोड़ी सी कोफ्त हुई। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वे अब एक अस्तित्व विहीन सा जीवन जी रही हों। पिछले हफ्ते से एक और बात ने उन्हें परेशान कर रखा था। स्वाति को आजकल मार्शल आर्ट सीखने की धुन सवार हो गई थी। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो वह उग्र स्वर में बोली, बड़ी माँ, आज के ज़माने में अपनी सुरक्षा के लिए यह सब जरूरी है, सभी सीख रहे हैं। पोती की ठिठाई देखकर सिद्धेश्वरी जी 7वें आसमान से सीधे धरातल पर आ गिरी। उससे भी अधिक गुस्सा आया अपने बहू बेटे पर, जो कि मूक दर्शक बने सारा तमाशा देख रहे थे। बेटी को एक बार टोका तक नहीं, और अब इस हरिया माली की गुलाब का फूल न तोड़ने की हिदायत ने आग में घी डालने जैसा काम किया था। एक बात का गुस्सा हमेशा दूसरी बात पर ही उतरता है, इसलिए उन्होंने घर छोड़कर जाने की घोषणा कर दी थी। माँ, हम बाहर जा रहे हैं, कुछ मंगाना तो नहीं है ना आपको? सिद्धेश्वरी जी मुंह फुलाकर बोली, इन्हें क्या मंगाना होगा? इनके लिए तो पान का जुगाड़ तो माली, नौकर, यहाँ तक कि ड्राइवर भी कर देते हैं। हमें ही साबुन, क्रीम और तेल मंगाना था, पर कहें किससे? समीर भी आजकल दौरे पर रहता है। पिछले महीने जब आया था तो सब लेकर आया था। जिस ब्रांड की क्रीम पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं वही ला देता हूँ। माँ, हम आपकी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखते हैं, फिर भी कुछ खास चाहिए तो बता क्यों नहीं देती? समीर से कहने की क्या जरूरत है? उनकी बहू बोली। बहू की आवाज में नाराजगी का पुट था। पैर पटकती वह घर से बाहर निकली तो रामानंद जी का सारा आक्रोश, सारी झल्लाहट पत्नी पर उतरी। सुन लिया जवाब? मिल गई संतुष्टि? कितनी बार कहा है, जहाँ रहो वहीं बनकर रहो। पिछली बार जब नेहा के पास मुंबई गई थी तब भी कम तमाशे नहीं किए थे तुमने। बेचारी नेहा तुम्हारे और जमाई बाबू के बीच घुन की तरह पिस कर रह गई थी। हमेशा कोई न कोई ऐसा कांड जरूर करती हो कि वातावरण में सड़ी मछली की तरह गंध आने लगती है। पछता तो सिद्धेश्वरी जी खुद भी रही थी। सोच रही थी कि बहू के साथ बाजार जाकर कुछ खरीद लाएंगी। अगले हफ्ते मेरठ में उनके भतीजे का ब्याह है, कुछ ब्लाउज सिलवाने थे। जाती तो बिंदी, चूड़ियाँ और पर्स भी ले आती। बहू बाजार घुमाने की शौकीन है, हमेशा उन्हें साथ ले जाती। वापसी में गंगू चाट वाले के गोलगप्पे और चाट पापड़ी भी जरूर खिलाती। रामानंद जी को तो ऐसा कोई शौक नहीं है, लेकिन अब तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। क्यों? उन्होंने बहू का मूड उखाड़ दिया। न जाने किस घड़ी में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और घर छोड़ने की बात कह दी। सबसे बड़ी बात, इस घर से निकल जाएंगी कहाँ? लखनऊ तो कब का छोड़ चुकी है। आज तक गांव की में एक हफ्ते से ज़्यादा कभी नहीं रुकी। फिर पूरा जीवन कैसे काटेंगी, वह भी इस बुढ़ापे में, जब शरीर भी साथ नहीं देता। शुरू से ही नौकरों से काम करवाने की आदी रही हैं। बेटे बहू के घर आकर तो और भी हड्डियों में जंग लग गया है। सभी चुपचाप थे।
शालिनी रसोई में बाई के साथ मिलकर रात के खाने की तैयारी कर रही थी और स्वाति, जिसकी वजह से यह सारा झमेला हुआ, मजे से लैपटॉप पर काम कर रही थी। सिद्धेश्वरी जी पति की तरफ मुखातिब हुई और अपने गुस्से को जज्ब करते हुए बोली, चलो तुम भी अपना सामान बांध लो। किस लिए? रामानंद जी सहज भाव से बोले। उनकी नजरें अखबार की सुर्खियों पर अटकी थी। हम आज शाम की गाड़ी से ही चले जाएंगे। रामानंद जी ने पेपर मोड़कर एक तरफ रखा और बोले, तुम जा रही हो? मैं थोड़े ही न जा रहा हूँ। मतलब तुम नहीं जाओगे? नहीं, एकदम साफ और दो टूक स्वर में रामानंद जी ने कहा। तो सिद्धेश्वरी जी बुरी तरह चौंक गई। उन्हें पति से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। मन ही मन उनका आत्मबल गिरने लगा। गांव जाकर बंद घर को खोलना, साफ सफाई करना, चूल्हा सुलगाना, राशन भरना, उन्हें यह सब एवरेस्ट पर चढ़ने से अधिक कठिन और जोखिम भरा लग रहा था। पर क्या करती, बात तो उनके मुंह से फिसल गई थी। पति के हृदय परिवर्तन का उन्हें जरा भी आभास होता तो यह क्षणिक आवेश में घर छोड़ने का निर्णय कभी न लेती। हिम्मत करके वे उठी और अलमारी में से अपने कपड़े निकालकर बैग में रख लिए। ड्राइवर को गाड़ी लाने का हुक्म दे दिया। कार स्टार्ट होने ही वाली थी कि स्वाति बाहर निकल आई। ड्राइवर से उतरने को कहकर स्वयं ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और सीधे हाथों से स्टीयरिंग थामकर स्टार्ट कर दी। सिद्धेश्वरी जी एक बार फिर जल भुन गई। स्वाति का ड्राइविंग करना उन्हें कदापि पसंद नहीं था। बेटा या पोता कार ड्राइव करे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। वे यह मानकर चलती थी कि लड़कियों को लड़कियों की तरह ही रहना चाहिए, यही उन्हें शोभा देता है। इसी उधेड़ बुन में रास्ता कट गया। कार स्टेशन पर आकर रुकी तो सिद्धेश्वरी जी उतर गई। तुरंत अपना बैग उठाया और सड़क पार करने लगी। उतावलेपन में पोती को साथ लेने का धैर्य भी उनमें नहीं रहा। तभी अचानक एक कार पीछे से किसी ने उनका हाथ पकड़कर खींच लिया और वे एकदम से दूर जा गिरी। फिर उन्हीं हाथों ने सिद्धेश्वरी जी को सहारा देकर कार में बिठाया। ऐसा लगा जैसे मृत्यु उनसे ठीक सूत भर के फासले से छूकर निकल गई हो। यह सब कुछ 2 पल में ही हो गया था। उनका हाथ थामकर खड़ा करने वाला और कार में बिठाने वाला हाथ स्वाति का था। नीम बेहोशी की हालत में से उभरी तो देखा वे अस्पताल के बिस्तर पर थीं। रामानंद जी उनके सिरहाने बैठे थे। समीर और शालिनी डॉक्टरों से विचार विमर्श कर रहे थे और स्वाति दारोगा को रिपोर्ट लिखवा रही थी। साथ ही वह इनोवा कार वाले लड़के को बुरी तरह से दुत्कारती भी जा रही थी। दारोगा साहब, इस सिर फिरे बिगड़ैल लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। कुछ दिन हवालात में रहेगा तो एहसास होगा कि कार सड़क पर चलाने के लिए होती है, किसी की जान लेने के लिए नहीं। अगर मेरी बड़ी माँ को कुछ हो जाता तो। सिद्धेश्वरी जी यह सब सुन रही थी। उनके पैरों में मोच आई थी। प्राथमिक चिकित्सा के बाद उन्हें घर जाने की अनुमति मिल गई थी। उनके घर पहुंचने से पहले ही बहू और बेटे उनकी सुविधा अनुसार कमरे की व्यवस्था कर दी। समीर और शालिनी ने अपना बेडरूम उन्हें दे दिया क्योंकि बाथरूम बेडरूम से जुड़ा था। वे दोनों किनारे वाले बेडरूम में शिफ्ट हो गए थे। सिरहाने रखे स्टूल पर बिस्कुट का डब्बा, इलेक्ट्रिक केटल, मिल्क पाउडर और टी बैग्स रख दिए। चाय की शौकीन सिद्धेश्वरी जी जब चाहे चाय बना सकती थीं। धीरे धीरे सिद्धेश्वरी जी की तबीयत सुधरने लगी। अब वे घर में चल फिर लेती, अपना काम भी स्वयं कर लेती, रामानंद जी को नाश्ता भी बना देती, घर के कामों में शालिनी की सहायता भी कर देती थी। अब यह घर उन्हें अपना सा लगने लगा। दिन स्वाति अब उन्हें अस्पताल ले गई। मोच तो ठीक हो गई थी। फिजियोथेरेपी कराने के लिए डॉक्टर ने कहा, सो प्रतिदिन स्वाति ही उन्हें ले जाती। वापसी में समीर अपनी गाड़ी भेज देता। अब यह सब उन्हें भला लगने लगा था। सिद्धेश्वरी जी पलंग पर लेटकर सोचने लगी। सही कहते हैं बड़े बुजुर्ग, घर 4 दीवारी से नहीं बनता, उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। घोंसला अवश्य उनका अस्थायी रहा, पर वे तो भरी पूरी है। बेटे बहू पोते पोतियों से खुश संतप्त भाव से एक नज़र उन्होंने रामानंद जी की दुर्बल काया पर डाली। फिर दुलार से हाथ फेरती हुई बुदबुदाई, उनका जीवन साथी तो उनके साथ ही है, उनके बच्चे भी उनके साथ हैं। अब उन्हें किसी नीर की चाह नहीं। जहाँ है सुख से हैं, संतुष्ट और संतृप्त से है। और फिर मीठी नींद के आगोश में वो चली गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।